नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा है कि सर 2024 का जेडबली देने वाले हैं, बता दीजिए कि क्या करें, कैसे करें जिससे कि हमारा सिलेबस हो जाए। शंका बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है क्योंकि बैकलॉग्स बहुत हैं और इस बैकलॉग्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है। साथ ही साथ नया भी पढ़ना है, रिवाइज भी करना है, उसके ऊपर से बोर्ड का प्रेशर भी है। 75% अलग जरूरी हो गया है। इन सब के बीच में जेडबली करना है, माता पिता का एक्सपेक्टेशन अलग और बाजू से चाचा चाची ताने मारते हैं अलग। ये सारी परेशानियां आपके जीवन में आ रखी हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं भी आप ही के जीवन से गुजरा हूं। तो अब इन सारी परेशानियों का क्या समाधान हो सकता है? ठीक है, तो जेई 2024 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये सारे परेशानियों का मुंह तोड़ जवाब हो सकता है। अब ये बात तो मुझे क्या, हर इंसान को पता है, पर क्या सिर्फ पता होना सोल्यूशन होता है? नहीं, सोल्यूशन करना पड़ता है। रास्ते तो सबको पता है, हैं? अच्छा पढ़ लो तुम बड़े आदमी बन जाओगे, कौन नहीं जानता है, लेकिन पढ़ें कैसे अच्छे से ये जानना जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। अब इस चैनल पे आपको इतने बेहतरीन कंटेंट्स में देता रहूंगा, वादा है मेरा, और इसीलिए तुमको कहता हूं पूरे भरोसे से चैनल पे सब्सक्राइब रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक भी कंटेंट नहीं छूटना चाहिए, तुम्हारा एक भी पल बर्बाद नहीं होना चाहिए कोई अपडेट जानने के लिए। कोई भी ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो एनटीए निकालता है, जेई निकालता है, सीबीएसई निकालता है, तुम अगर उसको 2 दिन बाद जानोगे तो 2 दिन का लॉस हो रहा है तुमको। क्यों हो वो लॉस? इसीलिए कहता हूं चैनल पे सब्सक्राइब रहो ताकि सारा अपडेट एकदम टाइम पे मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को डायरेक्ट। चलो जी, तो अब देखो कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन बोले तो जेई मेन 2024 के लिए न्यूज आया था। न्यूज में उन्होंने बता दिया है कि दिसंबर के में स्टार्ट हो जाएगा क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी कहां बैठे हैं अपन? अगस्त में। अगस्त पूरा मान लेते हैं, स्टार्टिंग है अगस्त का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने, क्योंकि दिसंबर स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। दिसंबर भी मान लेते हैं पूरा पढ़ने के लिए, लेकिन ये रिवीजन के लिए रखते हैं। तो मोटा मोटी 4 महीने बच रहे हैं। 4 बेटा, सिर्फ 4, ओनली 4। तो सिर्फ 4 बचा है। अब 4 में क्या करोगे, चलो देखें। देखो ध्यान से समझो। पहले एनटीए कंडक्ट कराता है जेई को, कितने कॉलेजेस के लिए? 31 एनआईटी है, 25 ट्रिपल आईटी है, 28 सीएफटीआई है और बचा हुआ आईआईटी। आईआईटी का नंबर नहीं लिखे जी। अच्छा, जेई मेन से थोड़ी होता है, आईआईटी जेई एडवांस है। ये नंबर क्यों नहीं लिखा, ध्यान से सुनना, समझ लेना। अभी कोई भी बच्चा जो 2024 का है वो आईआईटी के बारे में सोचेगा भी नहीं। देखो मैं तुमको डिमीन नहीं कर रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, और ना ही कह रहा हूं कि कम में मान जाना। मैं कह रहा हूं बहुत आगे जाना, लेकिन बेटा स्टेप बाय स्टेप। अक्सर वो अपना मुंह तोड़ते हैं जो लंबी छलांग मारने के चक्कर में 2-3 सीढ़ी स्किप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम लंबी छलांग मार नहीं सकते हो, लेकिन तभी मारना जब तुम छोटी छोटी छलांग को धीरे धीरे बड़ा करना जानते हो। एक साथ अभी तुम 1 सेंटीमीटर की छलांग मार रहे हो और एक साथ सोचो कि तो हम तो एकदम जेवेलियन थ्रो मार देंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी कोई आईआईटी के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ जेडब्ल्यू मेंस पे हर बच्चा फोकस करेगा। अग्री करते हो तो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में लिख के यस सर अग्री करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। अग्री करोगे तो आगे बताता हूं। जनवरी में आपका पहला सेशन होगा जिसके लिए रजिस्ट्रेशन दिसंबर में होगा। अप्रैल में आपका दूसरा सेशन होगा जिसके लिए रजिस्ट्रेशन मार्च में होगा। उसके बाद जनवरी सेशन में पिछले साल करीबन 8.5 लाख बच्चा बैठा था। अप्रैल सेशन में 9.5 लाख बच्चा बैठा था। तुमको दिख गया साफ साफ, 8.5 लाख 9.5 लाख, 1 लाख बच्चा एक्स्ट्रा हो गया। ये 1 लाख वो बच्चा है जो डरा हुआ था बोर्ड से, जो चाह रहा था बोर्ड हो जाए उसके बाद हम बैठेंगे। तो इसका मतलब अप्रैल वाले सेशन में कंपटीशन बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी, क्योंकि भाई बच्चा बढ़ गया। दूसरा चीज ये कि जब बच्चा अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आता है ना तो बोर्ड दे चुका होता है, तो वो ऐसे ही दिमाग से बहुत रिलैक्स हो जाता है। बहुत सारा बच्चा तो आता है बस ऐसे चिल मारने, और चिल मारने के चक्कर में इतना अच्छा पेपर दे देता है कि 2-4 का रैंक खा जाता है। तो होता यह है कि हर तरीके से मिला के अप्रैल अटेम्प्ट कठिन होता है। तो भैया जनवरी अटेम्प्ट ही आपके पास है जिसको आप अच्छा कर सकते हो। अप्रैल अटेम्प्ट में कठिनाई हर हाल में बढ़ेगी, तो आपका पूरा फोकस जनवरी अटेम्प्ट पे होना चाहिए। ठीक, अब टोटल कैंडिडेट्स करीबन 11.25 लाख के आसपास भरे थे और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर आया था 2023 का। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या एलिजिबिलिटी है, तो पहली तुम 12वीं पास होनी चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, ये सब तो पहले से चला आ रहा है। 2023 में जो नई चीज आई वो 75% क्राइटेरिया। बहुत लोग चिल्लाए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सबने लात मार के भगा दिया, बोला नहीं कुछ करेंगे। 75% मैंडेटरी हो गया है और अब हमेशा मैंडेटरी रहेगा। और इसकी वजह से देखो मैं बार बार
मतलब मैं वो टीचर हूं जो हर साल तुमको इस चैनल पे जेई पढ़ाया है, लेकिन मैं वही टीचर बन गया आज कि मैं तुमको पहले बोल रहा हूं कि बेटा सीबीएसई को स्ट्रांग कर लो, सीबीएसई को पहले ठीक कर लो। 75% अगर गारंटीड हो ना, और ये गारंटी कैसे मिलेगा? अगर तुम अपने स्कूल के प्री बोर्ड्स में या स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन में मिनिमम 85% से ज्यादा ला रहे हो। अगर कोई भी बच्चा 85 से नीचे है ना, आंख बंद करके सब छोड़ दो, सिर्फ सीबीएसई पे लगो। अगर तुम्हारा 85% से ऊपर है तभी आप जेडबलई के लिए लगिए पूरी तरह से अभी के टाइम पे। ये फैक्ट बात बता रहा हूं, और इसीलिए मैं सीबीएसई के बड़े सारे सेशंस करा रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनरल, जनरल में 75% है, ओबीसी के लिए भी 75 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 75 है, सबके लिए 75 है, सिर्फ एससी एसटी के लिए 65 है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सिर्फ इन बच्चों के लिए 65% है, बाकी सबके लिए 75 ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 65% रिजर्व कैटेगरी। अब कैसे क्रैक करोगे फिर? कुछ है दिमाग में प्लान, या मैं बताऊं? बोलो भाई क्या करेगा? दैट इज नॉट गुड 75। मुझे पता है क्रिकेट फटाफट, तुम पहले बच्चे थोड़ी हो जो बोल रहे हो, अरे सब यही बोल रहा है, अच्छी बात नहीं, लेकिन क्या करें, दुनिया की रीत है भाई, बहुत सारी चीज अच्छी नहीं होती है। चलिए, तो अब आपको बस 3 चीज करना है। पहले एनालाइज कीजिए पूरा एग्जाम क्या है, पैटर्न कैसा है। बिना एनालाइज किए तुम आगे नहीं बढ़ोगे। एनालाइज कर लेते हो तो इसके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद प्लान बनाएंगे कि अच्छा ये वीक पॉइंट से पहले यहाँ पे गोली मारेंगे। जैसे तुम्हारा होता है ना वीडियो गेम, वहां पे जहां पे सबसे वीक पॉइंट है, ज्यादा गोली मारने से पॉइंट मिलता है, वहीं पे प्लान करना है। और उसके बाद जैसे ही प्लान हो गया फिर एग्जीक्यूट करो, गोली मारना चालू करो, तुम हर हाल में उसको गिरा दोगे। तो चलो देखते हैं, पहले एनालिसिस देखते हैं। सारे लोग ध्यान से हैव अ लुक एट जेडब्ल्यू 2023, क्योंकि एनालिसिस यहीं से मिलेगा। क्लियर? अब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बेटा। सेशन 1 हुआ था जनवरी में, जनवरी में सेशन 1 हुआ था 2023 में। 24, 25, 28, 29, 30, 31 एक सेशन 1, फिर अप्रैल में हुआ था सेशन 2। इतने सारे डेट्स को कुल मिलाकर सेशन 1 में 12 पेपर हुए थे और सेशन 2 में 12 पेपर हुए थे। 12 इंटू 12 24 पेपर हुआ था। कुल मिला के 24 पेपर हुए थे जेडब्ल्यू के 2023 में, जनवरी और अप्रैल मिला के। हर एक पेपर में 90 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 90। तो अगर आप 24 गुना 90 करें तो 9 चौके 36, 3 21, 2160 आता है। टोटल 2160 क्वेश्चंस आए हैं आपके सिर्फ जनवरी में। अब अगर कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को पीवाईक्यू बनाना है, कौन सा बनाऊं? पूछो ही नहीं कौन सा बनाऊं। बेटा 2160 जिस दिन बन जाए उस दिन मेरे पास आना और बोलना कि सर अब अगला क्या बनाऊं। समझ रहे हो? एक साल में 2100, मतलब जेडबलई एक साल में 2000 से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। इससे दो बात समझ में आती है। पहला, अब बच्चों को लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 21,000 सवाल तो मैंने शायद मतलब 10 साल लग गए तब किया हूं, तुम तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो 10 साल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। तुमको क्या करना है, लास्ट 3-4 ईयर्स का बना लो, दैट्स इट। क्योंकि 2000 अगर एक साल में आ रहे हैं, तुमने लास्ट 3 ईयर्स भी उठाया कोविड के टाइम से, तो हर साल 2-2 हजार से ज्यादा सवाल आए हैं। तुम 6,000 सवाल कर लोगे ना, हम तो मतलब कहते हैं आंख बंद करके तुमको हम देखेंगे भी नहीं तो भी कह देंगे तुम आईआईटी निकाल लोगे। क्योंकि भाई कोई बच्चा 6,000 सवाल बनाया वो आईआईटी नहीं निकालेगा, हर हाल में निकालेगा। तो पहला इनकर्जन तो ये हो सकता है कि भैया तुम्हारा पीवाईक्यू में सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स कर लो, आईआईटी हो जाएगा। दूसरा दूसरा इससे समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना इसको। एक बात बताओ, मैं तुमको बोलूं कि यार भाई ऐसा करो, 20 सवाल बनाओ बहुत कठिन, और इसके लिए तुमको 1 साल का वक्त देते हैं, तो तुम यार दुनिया जहान खोज निकालोगे और ऐसे सवाल लेकर आओगे कि मतलब पसीना नहीं, इंसान का यहां से खून निकल जाए हैं। अब लेकिन मैं तुमको बोलूं यार 20 सवाल नहीं, 2000 सवाल बनाना है 1 साल का टाइम, तो तुम जो लेवल, ऑब्वियसली 1 साल का टाइम कम नहीं है, लेकिन पहले 20 सवाल बनाने के लिए 1 साल का वक्त था, अब 2000 सवाल बनाना है उसी 1 साल में। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा गिरेगा? समझ गए? हर हाल में क्वेश्चन का लेवल गिरेगा। अब अगर क्वेश्चन का लेवल गिरेगा, कितना लेवल गिरेगा? बहुत ज्यादा, 100 गुना लेवल गिर जाएगा। और 100 गुना लेवल गिर जाएगा का मतलब यह है बेटा, इसका मतलब यह है कि आपका जो पेपर पहले जिस लेवल का आ रहा था, मतलब 2018-19 में जिस लेवल का पेपर आ रहा था, उससे अब कम लेवल का, मतलब काफी आसान लेवल का पेपर आएगा। तो एक पहली बात सीखने की, आपको इतने पीछे के पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं। और दूसरा, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली आसान आ रहे हैं। हालांकि कंपटीशन अभी भी उतना ही है, बट क्वेश्चन का लेवल आसान आएगा। ठीक है, ये दो इनकर्जन समझे। अब और समझो आगे।
रजिस्टर्ड कैंडिडेट कुछ 11,62,000 के आसपास थे, लेकिन आए एग्जाम देने 11,13,000। हर साल 40-50,000 बच्चा बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। कोई तो है जो बीच में बच्चा खा लेता है एग्जामिनेशन सेंटर से और भरने तक, तो लेकिन हाँ गायब हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 100 परसेंटाइल 43 जनवरी में 20, अप्रैल में 23, तो इतने बच्चों को 100% आए थे। अब ध्यान से इसको देखो, तुम हमको बताओ तुम्हारा टारगेट क्या है। बिना डाउट किए तुम बोलोगे आईआईटी, लेकिन मैं फिर से बोला हूं आईआईटी नहीं टारगेट रखो। क्यों? क्योंकि जेई मेन से आईआईटी नहीं मिलता भाई। आईआईटी कहां से मिलता है? एडवांस से। सबसे पहले क्या करना है? मेंस करना है। तो मेंस में टारगेट बताओ ना। मेंस का टारगेट क्या होगा तुम्हारा? एनआईटी। उससे ऊपर कोई कॉलेज नहीं मिलता। या बहुत से बहुत तुम बोलोगे सर ट्रिपल आईटी हैदराबाद, मैं बोलूंगा ठीक है दोनों रख ले टारगेट। मैं एनआईटी का बेस्ट एनआईटी अगर पकड़ू तो एनआईटी का बेस्ट एनआईटी कौन सा है? 3 एनआईटी ऊपर के, तिरुचि, वारंगल, सूरतकाल। 3 है, तिरुचि, वारंगल, सूरतकाल। उसके लिए कितना चाहिए बेटा? अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तब तो ये लाना पड़ेगा। अगर एनआईटी तिरुचि, वारंगल, सूरतकाल में कंप्यूटर साइंस चाहिए तब तो ये लाना पड़ेगा। उससे नीचे में अगर सेटल कर जाते हो तो फिर यहां पे आ जाएगा बात, ठीक। और अगर कोई भी एनआईटी कोई भी वो चलता है तो फिर मैं बोलूंगा इतने पे आ जाएगा। कोई भी एनआईटी में सीएसई चलता है तो ये हो जाएगा, और कोई भी एनआईटी में कुछ भी चलता है सर दे दो बस, कुछ भी चलता है ना तो तुम यहां पे आ जाओ 95। लेकिन इससे नीचे तुम गए ना तो खत्म, मतलब लाइफ इसके बाद नहीं है। इसके बाद तुमको कोई एनआईटी ट्रिपल आईटी कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं लिखित दे रहा हूं। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आया? तुमको नंबर कितने चाहिए जरा जल्दी से बता दो, कितना नंबर चाहिए? क्लैरिटी आया? तुमको नंबर का चार्ट दिखा दिया हूं 2023 का। अगर तुमको कोई भी एनआईटी कोई भी ट्रिपल आईटी में कोई भी ब्रांच मिल जाए, तुम जाने के लिए तैयार हो तो तुमको कम से कम यहां तो आना पड़ेगा। इसमें एनआईटी मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा ऐसा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा है? हाँ जम्मू एंड कश्मीर वगैरह। 118 नंबर चाहिए, और कितने में? 360 में। सॉरी तीन, अरे मैं भी क्या, माफी चाहते हैं। 300 नंबर चाहिए। अब ध्यान से समझो बेटा, 118 नंबर चाहिए 300 में, ये मिनिमम चाहिए। अगर इससे नीचे ला रहे हो मामला सेट है। मामला सेट है मतलब क्या? उसके बाद तुम्हारे पास मतलब जेडब्ल्यू मेन से तो कोई स्कोप नहीं है। अब यहां के बाद 99% बच्चा जेडब्ल्यू एडवांस में अच्छा नहीं करता है। 1% ऐसा होता है ना कि जिसका यहां पे बहुत खराब रैंक आया लेकिन आईआईटी कर गया, तो वो 1% में तुम होगे। मैं ऐसा मान के नहीं चलना चाहता, मैं चाहता हूं कि नहीं भाई तुम यही सबसे अच्छा करो तभी आईआईटी में अच्छा करोगे। अब आईआईटी में सिलेक्शन कैसे होता है? मतलब आईआईटी मतलब तुमको सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। जेडब्ल्यू में मेंस होता है, मेंस को क्वालिफाई करते हो तो जेडब्ल्यू एडवांस होता है, एडवांस को क्वालिफाई करते हो तब आईआईटी मिलता है। ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक। तो मेंस में से एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए? तुमको यहां आना पड़ेगा, बिकॉज इस साल का जो कट ऑफ था वो 90.77 परसेंटाइल था। तो 91 अगर मैं मानूं तो 86 नंबर लाना होगा, कम से कम इतना लाना होगा। इस साल वो बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि हर साल बच्चा बढ़ रहा है, हर साल बच्चा बढ़ रहा है। तो इस साल ये 86 बढ़ के हमको हर हाल में लग रहा है 92 के आसपास होना चाहिए। अगर मैं 90 नंबर भी मानूं तो आपको 90 नंबर मतलब 90 आउट ऑफ 300 लाना होगा, 30% नंबर लाना होगा मिनिमम जेडब्ल्यू एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए। बट विश्वास मानो, अगर इसके बाद फिर एडवांस अगर नहीं क्वालिफाई किए तो ना इधर के बचोगे ना एडवांस के बचोगे, दोनों जगह लटक जाओगे। तो तुमको क्या टारगेट करना है? मिनिमम 120 आना चाहिए कम से कम। हालांकि इसका टारगेट मत करो, मेरा सजेशन है टारगेट करो किसका? इसका 184। और अगर तुम अच्छे बच्चे हो, काबिल बच्चे हो, तुम आईआईटी मतलब एनआईटी आईआईटी निकाल सकते हो ऐसा तुमको लगता है, तो मैं कहूंगा बेटा 210 का टारगेट करो। 210 बटा 300, 70% नंबर बोल रहा हूं मैं। मुझे पता है मैं काफी नंबर मांग रहा हूं तुमसे, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा हौसला भी काफी है, तुम्हारे अंदर जज्बा भी काफी है, और तुम निकालना चाहते हो। तो क्या कहता है जनता? लाएगा 210? अरे बोलो जल्दी भाई, जोश होना चाहिए। लाओगे? 210 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 99.5 परसेंटाइल, एनआईटी टॉप के या टॉप के ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा, ये लाना है आपको। अब अगर तुम्हारे दिमाग में तुमको तुम्हारा एम दिख रहा है, साफ साफ क्लैरिटी से दिख रहा है कि हां सर मेरे को 210 नंबर चाहिए, तो अब सोचना शुरू करो कि 210 लाओगे कैसे, ठीक है? तो मैं तुमको इस नंबर पे बता रहा हूं कि कितने नंबर आए। तो 99 परसेंटाइल है, तो 99 मतलब 184 नंबर। तो 184 नंबर अगर लाना है किसी को, तो उसको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और मैथ्स में कितना लाना होता है? तो ऐसा नहीं है कि सर तीनों में 1/3 कर दे, मतलब 61 61 61 तीनों में ले आए 183 नंबर आ जाएगा ना। होता क्या है, चलो आओ दिखाते हैं।
तो जनरल में देखो, ये मैंने बता दिया था 90.77 परसेंटाइल गया था जेडब्ल्यू मेंस का कट ऑफ। इसी इतने नंबर लाओगे तब जाके एडवांस में तुम अलाउ होगे। तो देखो अभी मैं बता रहा हूं इसको छोड़ दे। हाँ, इधर फिजिक्स में तुमको 99 परसेंटाइल चाहिए अगर फिजिक्स में, तो तुमको पता है कितना नंबर लाना पड़ेगा? एनी गेस? कोई लिख के बताओ यार, थोड़ा कुछ तो देखें क्या आइडिया लेकर आए हो। एनी गेस? फिजिक्स में अगर 99 परसेंटाइल आपको चाहिए तो आपको 82 नंबर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100। 82 नंबर, गलत नहीं बोल रहा हूं, इतना नंबर चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए, 99 परसेंटाइल का मतलब 184/300, अभी जो पीछे चार्ट दिखाया उसके हिसाब से, तो आपको यहां पे लाना होगा 74/100। 74 नंबर चाहिए केमिस्ट्री में। और मैथमेटिक्स में अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको लाना पड़ेगा 52/100। समझ पाए? ऐसे नंबर लाने होंगे। तो अब तुम समझ रहे होगे कि सबसे ज्यादा इसका मतलब फिजिक्स में स्कोर करना है, और अगर सबसे ज्यादा फिजिक्स में स्कोर हो रहा है इसका मतलब सबसे ज्यादा आसान स्कोर करना यही है, और सबसे कठिन स्कोर करना कहां है? मैथमेटिक्स। आसान बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बता के मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं? डरा रहा हूं क्या कि मैथ्स बिल्कुल मत पढ़ो, और मोटिवेट कर रहा हूं कि फिजिक्स खूब पढ़ो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। मेरा काम अभी मोटिवेट डिमोटिवेट करना है ही नहीं। मेरा काम है तुमको तथ्य दिखाना। मतलब बेटा समझो, 184 नंबर चाहिए, इसका मतलब तुमको सबसे मेजर लाना है फिजिक्स से। मतलब आपको अपना बहुत सारा वक्त फिजिक्स में देना चाहिए, और आपको मैथमेटिक्स में उतना ही वक्त देना चाहिए जितने में आपके 50% नंबर आ जाए। मतलब क्या? देखो, जब तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो तुम्हारे पास कितना, 11वीं में 15 चैप्टर, 12वीं में 15 चैप्टर, 30 चैप्टर है। तुम्हारा हर हाल में बैकलॉग होगा, सबका होता है। तो 30 चैप्टर में से अगर तुमको लाना ही 52 नंबर है तो तुम 30 के 30 क्यों रिवाइज कर रहे हो? तुम उन सेलेक्टेड चैप्टर्स को रिवाइज करो जो सेलेक्टेड चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। समझ रहे हो? देखो, धीरे धीरे तुमको क्लैरिटी मिल रही होगी कि अच्छा हाँ सर, चमका। सबसे पहले मैंने तुमको क्लैरिटी दी कि तुमको अगर 99.5 परसेंटाइल लाना है तो 210 नंबर चाहिए। अब 210 नंबर चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में बनते हैं, तो फिजिक्स में तुम मान लो कि ऑलमोस्ट 90 नंबर लाना पड़ेगा 99.5 परसेंटाइल के लिए। केमिस्ट्री में तुमको कम से कम कुछ नहीं तो 74 नहीं है तो 80 तो लाना ही पड़ेगा। तो 80 90 170 हो गए, 170। और 80 90 170 शायद ज्यादा लिख दिया यहाँ। मैथ्स में 40, मैथ्स में थोड़ा और बढ़ा लो यार, 50 नंबर तो कर ही लो कम से कम। तो 9 5 220 हो गया। तो इन दोनों में 5 5 नंबर कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। 50 यहाँ तो आने चाहिए भैया, उतना तो जरूरी है, और उतना ले भी आता है बच्चा। इसमें 85 कर लो, 85 नंबर लाना है, और इसमें 75 कर लो लिख दे रहे हैं 85 75 50। तुमको पीसीएम में ये लेकर आना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो अब अगर तुम्हारे दिमाग में गोल क्लियर है ना कि मेरे को 85 75 50 पे जाना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तब मेरे को एनआईटी का तिरुचि वारंगल सूरतकाल कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, तो अब तुम भागो। अब भागोगे कैसे? 85 नंबर अगर फिजिक्स में लाना है मतलब हर कुछ पढ़ के जाना है। कोई भी चीज मत छोड़ना, ऐसा कोई सब्जेक्ट छोड़ देना, मतलब ऐसा कोई चैप्टर छोड़ देना जिससे सवाल कभी नहीं पूछा गया। नहीं तो उसके अलावा सब पढ़ना है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो 2 4 5 चैप्टर छोड़ सकते हो जिससे बहुत कम सवाल आता है। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है? वही सारे चैप्टर्स पढ़ना है जिससे हर बार सवाल आता है। नहीं तो अदरवाइज बाकी चैप्टर्स को छोड़ के जाना है। ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। तो देखा एनालिसिस से कितना फायदा मिला। अगर जो एनालिसिस नहीं करते तो मैथमेटिक्स में हर एक चैप्टर में माथा फोड़ रहे होते। करते ना? चलो अब आगे बताते हैं। देखो, ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट और डिफिकल्ट था। मानता हूं डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि भैया मैथमेटिक्स हमेशा डिफिकल्ट बनाता है। और अब ध्यान से देखो, इवन न्यूज भी ऐसे ही आए थे। जेडब्ल्यू मेंस 2023 एनालिसिस, मैथ्स मॉडरेटली टफ, ओवरऑल मॉडरेट पेपर इन शिफ्ट 1। हर जगह यही लिखा होता, फाइंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इजी। सब बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री को आसान पाया और इसलिए उसमें नंबर भी आया। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स जो 12वीं से और 11वीं से आया, अब इसको ध्यान से देखना। देखो, 11वीं से करीबन 47% आया और 12वीं से 53%। तो 53% पेपर आया फिजिक्स में 12वीं से। ठीक, केमिस्ट्री में ये वापस 53.3% है 12वीं से, और मैथमेटिक्स में 56.4% है 12वीं से। मतलब अगर एवरेज मानूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर जगह मिनिमम 55% के आसपास क्वेश्चंस आए हैं 12वीं से। ठीक, मतलब एक बात तो समझ में आ गया, 12वीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11वीं से। है, होगा भी क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस ऐसा कहता है कि भैया 12वीं के पेपर बच्चा दे रहा होता है, बोर्ड्स होता है, तो इसलिए इससे सवाल भी ज्यादा ही आते हैं। ये होएगा। ठीक, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं फिर।
अब देखो 11वीं के कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो मैंने तुमको बताया 11वीं में कितना नंबर चाहिए, 85 नंबर चाहिए भाई। मतलब तुमको 90% सवाल बना के आना होगा, वो भी सही सही। तो इसमें इसका मतलब जितने चैप्टर्स हैं जहां जहां से सवाल आया है, जो जीरो वाला है बस उसको छोड़ देना, बाकी सबको करके जाना जरूरी है भाई। नहीं करोगे तो रह जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सॉरी फिजिक्स में चांस नहीं ले सकते, नंबर बहुत लाने हैं। अच्छा अब आते हैं फिजिक्स में, ये 11th का फिजिक्स बता दिया और ये 12th का फिजिक्स। 12th के फिजिक्स में देखो, देख रहे हो कितने कितने सवाल आए हैं, कितने कितने सवाल, सब करके जाओ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या बोलूंगा, देखो 11th का केमिस्ट्री है, ये सब करो, ये सब भी करो, क्योंकि देखो सब में से सवाल आया है। इधर आ जाओ, ये देखो कितना कितना सवाल आया है, कितना कितना, छोड़ नहीं सकते हैं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। समझ रहे हो, देख रहे हो हर टोटल शिफ्ट में 21 सवाल आए, टोटल 24 सॉरी 12 शिफ्ट था, ये सिर्फ जनवरी शिफ्ट का बता रहा हूं, 12 शिफ्ट में 21 क्वेश्चन, तो बहुत सवाल आया। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वाले, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये सारा पीडीएफ में आपको प्रदान कर दूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा रुको रुको दिखाओ मेरे को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ दे दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब आते हैं मैथमेटिक्स। 7 6 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0। क्या तुम ये चैप्टर्स पढ़ोगे? मैं तो कहूंगा 200% मत पढ़ो, एकदम मत पढ़ो, कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ो। यहां 2 4 4 5 6, अरे हमको नंबर कितना चाहिए, 50% चाहिए। 12th अकेले से 55% आता है भाई। मैं इसमें से कुछ नहीं पढ़ूंगा अनटिल एंड अनलेस मेरे को बहुत जरूरत ना हो। और मैं 12वीं का पढ़ूंगा, अरे भाई 35 24 23, ये सारी की सारी चीजें पढ़ूंगा, पढ़ूंगा ना, बिल्कुल पढ़ूंगा भाई। इतने इतने सवाल आए, मैं जरूर पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा। तो देखो ये है स्ट्रैटेजी, समझ रहे हो। हाँ व्हाट अ जोक, अरे टिंकू गॉड में अब मैं क्या करूं, ऐसा सब बच्चे। एक तो तुम्हारा नाम टिंकू बहुत बढ़िया है, टिंकू गॉड। चलो अच्छा, आई लाइक इट टिंकू। तुम्हारा नाम सुन के वो टिंकू जिया याद आ गया पल पल में। चलो अब बात करते हैं प्लान क्या है। तो तुमको एनालिसिस समझ में आ गया, एनालिसिस के बाद प्लान समझ में, अभी प्लान बताता हूं। तो देखो सिंपल सा प्लान है, प्लान एकदम सिंपल है। फिजिक्स में मेजॉरिटी पोर्शन कवर करो, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट करो, और मैथमेटिक्स में जो सुपर इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं हर साल, उन्हीं को करो, बाकी सबको छोड़ के जाओ। ठीक है, ये प्लान है। अब इसको आगे बता रहा हूँ कैसे करना है। टाइम टेबल सबसे पहले बना लीजिएगा। क्यों, अभी भी देखो तुम पढ़ाई तो कर रहे होगे, लेकिन समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये तुम्हारी दिक्कत नहीं, सबकी दिक्कत है, मेरी भी यही दिक्कत है। ठीक है, लेकिन है, होता है दिक्कत, बट उस दिक्कत को दूर करने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। तो टाइम टेबल बनाओ और अपने दिन को शेड्यूल करो, दिल को नहीं, गलत बात हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो आपको सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ना है उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज कीजिए। उसके बाद टाइम दीजिए हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स अगर 50 नंबर लाना है तो टाइम नहीं दोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर टाइम नहीं दोगे तो तुम लटक जाओगे। फिर बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहीं से आपका गाड़ी आगे चलेगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। और थ्योरी सबसे पहले निपटा लीजिए। क्यों बोल रहा हूं, देखो अगर थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ होगा तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए थ्योरी को पहले निपटा लेना। मूविंग फॉरवर्ड, देन मूव टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और देखो यहाँ पे दो चीज बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम और थ्योरी, इस पे ना मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज लेकर आ रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थ्योरी फर्स्ट में मैं आप लोगों के लिए, मतलब मैं क्या, हम सारे टीचर्स मिलकर हम लोग आपके लिए माइंड मैप का सीरीज लेकर आएंगे। माइंड मैप का सीरीज, और इसके साथ साथ एक और सीरीज लेकर आ रहे हैं, वन शॉट। जो नॉर्मल वन शॉट चलता है 2-3 घंटे वाला, वो तो चलेगा, लेकिन उसमें सिर्फ थ्योरी नहीं होती है। तो हम सिर्फ थ्योरी के लिए वन शॉट इन 15 मिनट्स लेकर आएंगे। ये आप सबके लिए आने वाला है, इसीलिए बार बार कहता हूं कि भैया चैनल पे सब्सक्राइब रहो, क्योंकि नहीं तो ये सारी चीजें छूट जाएंगी। वन शॉट इन 15 मिनट्स कोई बच्चा सर्च नहीं करेगा, लेकिन चैनल पे सब्सक्राइब रहोगे तो मेरे चैनल पे जो कंटेंट आएगा वो तुमको सजेशन में, नोटिफिकेशन में आ जाएगा, नहीं तो खोजना पड़ेगा। तो वन शॉट इन 15 मिनट सिर्फ इसलिए ला रहे हैं ताकि थ्योरी पूरी 15 मिनट में कंप्लीट करा दें। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हम सेशंस लेकर आ रहे हैं, पता है कौन सा? एक तो तुम्हारा फेवरेट वाला, बोलो कौन सा फेवरेट सीरीज है तुम्हारा? तुम बार बार पिछले साल बहुत बार बोले थे सर गदर सीरीज हमको भी करा दो सर, भैया लोग को करा रहे हो 12वीं में। देखो हर साल हम 12वीं वालों को ही कराते हैं, इस साल तुम 12वीं में हो, तुमको कराएंगे। तो गदर सीरीज कराएंगे, इसमें सवाल कराएंगे तुमको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जेई के लिए, तो गदर होगा। और उसके बाद दूसरा बता रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चंस, ये 10 सवाल पक्का आएंगे, ये टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आएगी आपके लिए। ठीक है, अच्छा ये वाली चालू भी हो गई है, रवि सर बोल रहे हैं चालू हो गई है। रवि सर तुमको पता है बीच में एकदम ऐसे बीबी टाइप से बीच बीच में बोलते रहते हैं, ए जी सुनते हैं, अरे वो वाला काम किए जी, वो अटवा ले आई तो नहीं, एकदम बीवी जैसा काम। एक तो ऐसे लड़ता भी वैसा ही है और बीच बीच में बोलता भी वैसा ही है।
एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देखा, फिर से बोला टॉप 10 पीवाईक्यूज। ये टॉप 10 जो क्वेश्चंस होंगे ये पीवाईक्यूज होंगे। बेटा देखो जब दोस्त ज्यादा करीबी हो जाते हैं ना तो ऐसे बीवी टाइप का बिहेव करने लगते हैं। वो हर 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 टाइम पे उंगली करते हैं। हाँ, बस यही पढ़ के जाऊंगा। हाँ, मेरे को पता है। वैसे शिखा ने ना एकदम सत्य बात बोल दी। इतना सच बोलना नहीं चाहिए था शिखा। तो एक्चुअली इतना सच क्यों नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि होता क्या है ना, सब इंसान यही करता है। सब इंसान सोचता क्या है, सर हम पूरा वन शॉट ना 3 घंटे वाला आपका देख के जाएंगे, उससे पढ़ेंगे। और देखो रियलिटी में तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि 5, 6, 8 घंटा जो फुल लेंथ सेशंस करवाता हूं मैं वो पढ़ के जाना चाहिए। बट बच्चा वो नहीं कर पाता है। फिर वो समझौता करता है खुद के दिमाग से, बोलता है सर हम वन शॉट 3, 3 घंटे वाला देख कर जाएंगे। लेकिन जब वो आखिरी एग्जाम तक आता है ना तो उससे ये भी नहीं हो पाता है। तो फिर वो एकदम रियलिस्टिक बन जाता है, बोलता है सर बस 10 क्वेश्चन गदर सीरीज और 10 क्वेश्चन टॉप 10 पीवाईक्यू, बस यही देख ले रहे हैं, जाते हैं इसी को। और उसके बाद थ्योरी पढ़ने के लिए माइंड मैप। अब शिखा ने एकदम वही करेक्ट वाली बात बोल दी। तो शिखा इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए ना, सबका पोल खुल जाएगा। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस करा रहे हैं। रिवाइज एंड रिपीट बार बार करते रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे मॉक टेस्ट की सीरीज भी लाने के लिए आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट जितना हो सकता है आप घर पे बैठ के खुद से भी कीजिएगा, क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाता है। टाइम। और हाँ, जितने सिलेबस हो गया उसका मॉक टेस्ट करते रहिए। अरे बाजू से बीवी बोलते रहती है हमेशा। अब ये सारी चीजें जो मैंने बताया उसको एग्जीक्यूट करो। लिख के प्लान मत बना लेना, सिर्फ एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? एग्जीक्यूट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो जो पहले सबसे पहले क्या करो, अपने रूम में ना एक ऐसा कागज चिपका लो और उस पर लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में JEE 2024। ये बड़ा बड़ा लिखकर चिपका दो ताकि हर रोज तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य क्लियर हो, दिखे कि तुमको ये करना है, तुमको यही करना है, यही चाहिए तुमको और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ये हर रोज खुद को बताओ। ये डेडिकेशन होना चाहिए और इसी को देखकर तुम्हारी दिन की शुरुआत होनी चाहिए। समझ रहे हो? दिन खत्म भी इसी पे, दिन शुरू भी इसी पे। ये लिख लो और इसको लिखने के बाद बाकी की प्लानिंग्स करो। तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? दिस इज ऑल द टाइम इन योर हैंड्स। अभी बस जो वक्त है वो बस वही वक्त है। अब करना क्या है? एज यू ऑलवेज से, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। तो खुद को मोटिवेट कीजिए, जो जो प्लान मैंने बताया है उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मुझसे जो मदद बन पड़ेगी मैं करता रहूंगा। आपको कुछ और मदद चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हो सकेगा तो वो भी कर देंगे। ठीक है, लगे रहो, बट बीच में रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, और आगे बढ़ते जाओ, हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और ध्यान रखना चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, बहुत सारा। समझ रहे हो? चलिए, तो दैट्स इट।